खुशामदीद लिटरेरी हेल्प के अजीज़ सब्सक्राइबर्स और तमाम लिटरेचर लवर्स। एक लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। माई हार्ट फेल्ट अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। आखिरी बार हमने लिटरेरी टर्म के वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें 3 वॉल्यूम हमने अपलोड कर दी थी और अब वापस शुरू करते हैं। ये चौथी वीडियो होगी और तीसरे वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से रिज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले जिस लिटरेरी टर्म की हम स्टडी करेंगे वो है आयरनी। इसकी सीधी सी डेफिनेशन ये है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है स्पीकर या किसी कैरेक्टर के द्वारा, वो हकीकत से बिल्कुल उल्टा है। जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल उल्टा है जो कुछ भी कहा जा रहा है। आसान लफ्ज़ों में आयरनी सरफेस मीनिंग और अंडरलाइन मीनिंग के फ़र्क को उजागर करती है। आयरनी का फोकस सच्चाई का खुलासा करने पर होता है। हमारी जो हिपोक्रेसी होती है, दोगलापन, आयरनी उसको एक्सपोज करती है। आयरनी का इस्तेमाल लिटरेचर और स्पीच यानी आम बोलचाल दोनों में होता है। इसके अलावा आयरनी का सीधा सीधा कनेक्शन ह्यूमर से भी होता है और ये कई बार हमें हंसने पे मजबूर कर देती है। अगर हम आयरनी लफ्ज़ की एटिमोलॉजी देखें तो हम पाएंगे कि आयरनी शब्द ग्रीक लिटरेचर से आया है। ग्रीक कॉमेडी में एक कैरेक्टर हुआ करता था ईरोन नाम से। ईरोन की खासियत ये थी कि वो दूसरों के सामने खुद को अंडर एस्टिमेट करके पेश करता है, यानी वो अपने ओपोनेंट के सामने अपनी काबिलियत को कम करके बताता है, जिससे सामने वाला उसको कमज़ोर समझ लेता है और जब वो उससे भिड़ता है तो ईरोन उसको हरा देता है। ऐसे कैरेक्टर को अंडरडॉग बोलते हैं और रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग अंडरडॉग प्ले करते हैं। जैसे हमारे दोस्तों में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ये कहते रहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है या मुझे कुछ नहीं आता और मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं की है, लेकिन जब एग्ज़ाम होती है तो उसके अच्छे नंबर आते हैं। तो आयरनी वर्ड ईरोन से बना है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरनी। आयरनी मेनली 3 तरीके की होती हैं: ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी एंड सिचुएशनल आयरनी। सबसे पहले वर्बल आयरनी को देखते हैं। इसमें स्पीकर कहता कुछ और है और उसका मतलब कुछ और होता है। इसका पॉपुलर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी कपल में झगड़ा हो जाता है तो माशूका कहती है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, जबकि उसका असली मतलब ये है कि वो अपने महबूब से कह रही है कि वो उसके काबिल नहीं है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देखें। जैसे मुझे दौड़ना उतना ही पसंद है जितना इंजेक्शन लगवाना। तो सरफेस पे तो ये बात बताई जा रही है कि मुझे दौड़ना पसंद है, लेकिन इसका असली मतलब यही है कि उसको दौड़ना पसंद नहीं है। या फिर यूँ कहना कि फ़लाँ इंसान जलेबी जितना सीधा है। कहने को तो हमने उसको सीधा कहा है लेकिन वो सीधा नहीं है, इसका मतलब यही है। आप अपने किसी दोस्त को पूछो कि क्या हाल चाल है और वो आपसे कहे कि कुछ नहीं, बस फ़ेल हो गया, मैं परीक्षा में फ़ेल हो गया, तो ये भी एक वर्बल आयरनी है। इस वर्बल आयरनी के 4 हिस्से हैं: सार्काज्म, अंडरस्टेटमेंट, ओवरस्टेटमेंट एंड सोक्रेटिक आयरनी। सार्काज्म का इस्तेमाल स्पीच में होता है। जैसे घर में आपके हाथ से गिलास छूट के फूट जाता है, टूट जाता है और आपकी मदर आपसे कहती है कि वाह बहुत अच्छा। या फिर आपकी बीवी बेस्वाद खाना बनाए और आपसे पूछे कि कैसा बनाए और आप जवाब दो कि मज़ा आ गया खा के। या फिर आपका दोस्त आपको थप्पड़ मारे और पूछे कि लगी तो नहीं और आप जवाब दो कि नहीं, मुझे तो मज़ा आया। वर्बल आयरनी का दूसरा प्रकार है ओवरस्टेटमेंट, यानी किसी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह देना। जैसे मैं अगर वक्त से घर नहीं पहुंचा तो पिताजी मुझे जान से मार देंगे। ये ओवरस्टेटमेंट हो गया। फिर है अंडरस्टेटमेंट। मान लो आप बाइक चला रहे हैं और सामने से आपको अपनी गर्लफ्रेंड आती हुई दिखाई देती है, तो आप उसके सामने स्टाइल मारने के लिए थोड़ी ज़ोर से तेज़ स्पीड में बाइक चलाते हैं और गिर जाते हैं। गिरने पर आपको ज़ोरदार चोट लगती है। गर्लफ्रेंड आपको पूछती है कि कुछ हुआ तो नहीं, तो आप कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बस थोड़ी सी स्क्रैच लगी है। ये एक अंडरस्टेटमेंट हो गया। अब है सोक्रेटिक आयरनी। इसका इस्तेमाल सोक्रेटिस सवाल पूछने के लिए किया करते थे। वो किसी से भी किसी भी सब्जेक्ट पर कैसा भी तुच्छ से तुच्छ और फालतू सवाल पूछ लिया करते थे।
उनका मकसद होता था सामने वाले की हकीकत पता करना कि उसको कितना आता है, क्योंकि इंसान जब बोलता है तो उसकी जहालत का पता चल जाता है, उसकी मूर्खता का, उसकी इग्नोरेंस का पता चल जाता है। और यही सोक्रेटिस का मकसद होता था कि सामने वाला किस दर्जे का मूर्ख है, इस बात को एक्सपोज करने के लिए ही वो ऐसे सवाल किया करते थे। सोक्रेटिस इस आयरनी का इस्तेमाल किसी से कुछ उगलवाने के लिए करते थे, इसलिए आप देखेंगे कि इस आयरनी का इस्तेमाल अदालतों में भी होता है, जहाँ पे वकील ऐसे सवाल करता है कि जो मुजरिम है वो अपने आप कुछ उगल दे। नेक्स्ट है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी को ट्रेजिक आयरनी भी कहते हैं। इसमें कोई बात रीडर को तो पता होती है, लेकिन ड्रामा में किसी कैरेक्टर को पता नहीं होती। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कई सीन्स में कि ऑडियंस को पता है कि ये बस खाई की तरफ जा रही है और खाई में गिरेगी, लेकिन उसमें बैठे हुए जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता होता कि ये बस गिरने वाली है। इस सिचुएशन में ऑडियंस ये चाहती है कि काश हम फिल्म में घुस के या ड्रामा में घुस के हकीकत कैरेक्टर्स को बता दें। शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में हमें ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है। रोमियो को यह लगता है कि जूलियट मर गई, इसलिए वो जहर खा लेता है, जबकि ऑडियंस को पता है कि जूलियट जिंदा थी। शेक्सपियर के ओथेलो में ओथेलो इयागो का भरोसा करता है, लेकिन इयागो की हकीकत ओथेलो नहीं जानता, ऑडियंस जानती है। तो ये भी एक ड्रामेटिक आयरनी है। अब हम देखते हैं सिचुएशनल आयरनी, यानी जो उम्मीद की जाए, जो एक्सपेक्टेशन है, उसके बिल्कुल उल्टा हो जाए। ओ हेनरी की एक कहानी द गिफ्ट ऑफ द मेजाई में एक वाइफ अपने लंबे खूबसूरत बाल काट के बेच देती है ताकि वो अपने हस्बैंड की कीमती घड़ी के लिए चेन खरीद सके, और दूसरी तरफ उसका हस्बैंड अपनी घड़ी बेच देता है ताकि अपनी वाइफ के लंबे बालों के लिए एक कीमती कंघा खरीद सके। ये एक परफेक्ट सिचुएशनल आयरनी हो गई। इसका एक और एग्जांपल, जैसे हम सड़कों पे देखते हैं दीवारों पे लिखा होता है कि यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, या थूकना या पेशाब करना मना है, जबकि उन्हीं दीवारों पे हमें बहुत सारे पोस्टर और थूकने के निशान मिलते हैं। जैसे ये एक जिम है जिसमें ऊपर फिटनेस लिखा हुआ है, और इसमें जाने के लिए लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि एस्केलेटर से होके जा रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट सिचुएशनल आयरनी है। और ये यहाँ पर आग बुझाने के यंत्र में ही आग लगी हुई है, तो ये भी एक सिचुएशनल आयरनी है। सिचुएशनल आयरनी का एक पार्ट है कॉस्मिक आयरनी। जब ऐसा लगे कि किसी बाहरी या ऊंची शक्ति ने हमारी लाइफ में हस्तक्षेप किया हो, या किस्मत ने हमारी लाइफ में हस्तक्षेप किया हो, और उसके बाद जो आयरनिक सिचुएशन बनती है उसको कॉस्मिक आयरनी कहते हैं। जैसे आपके घर में आग लग गई और तभी बारिश हो जाती है, और उसी वक्त आप सोच रहे होते हैं कि ईश्वर ने या किस्मत ने आपको बचा लिया है, लेकिन उस बारिश से आपके घर की दीवार भी गिर जाती है। तो ये कॉस्मिक आयरनी हो गई। इसमें नतीजे इंसानी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होते हैं, तो इसका या तो ब्लेम या फिर इसका क्रेडिट हम किस्मत या ईश्वर को देते हैं। मानो आपको 1 लाख की लॉटरी लग गई और आप खुद को लकी महसूस कर रहे हो, और फिर वो पैसा आप जुए में लगाते हो और वो सारा का सारा पैसा आप जुए में हार जाते हो। तो ये कॉस्मिक आयरनी हो गई। कॉस्मिक आयरनी का मकसद यही है कि इस नेवर एंडिंग यूनिवर्स में जो हर पल फैल रहा है, जिसमें इंसान ना के बराबर है, पेंसिल की नोक के बराबर भी नहीं है, इंसान एक खिलौना भर है हालात के हाथों में, कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इतने बड़े यूनिवर्स में हमारे जीवन की छोटी मोटी घटनाओं से इस यूनिवर्स को या कुदरत को क्या लेना देना है। यूनिवर्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये हमारा ईगो है कि हमें लगता है कि ये यूनिवर्स या पूरी दुनिया इन्वॉल्व है हमारे जीवन की छोटी मोटी घटनाओं में, जबकि बड़े स्केल पर देखें तो इस यूनिवर्स में इस धरती की हैसियत भी ना के बराबर ही है। हमारे होने या ना होने से यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारी घटनाओं से तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। थॉमस हार्डी के एक नोवेल टेस्ट ऑफ द डेर्डेविल्स में मेन कैरेक्टर अपना सब कुछ खो देता है। इनोसेंट होते हुए भी वो सब कुछ हार जाता है, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी खो बैठती है। रीडर ये सोचता है कि एक मासूम इंसान के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी कैसे हो सकती है। थॉमस हार्डी लिखते हैं कि टेस के साथ कुदरत ने अपना खेल खेला।
यानी इंसान इस दुनिया में कुदरत के हाथों एक खिलौना भर है। इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसान का है, कुदरत का नहीं है। हम ये सोचते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम देखते हैं कि बुरे से बुरे लोग इस दुनिया में मज़े से अपनी लाइफ बिता के जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो गरीबी परेशानी में ही अपनी ज़िंदगी बिता के जाते हैं। जिस इंसान के पास पहले से कुछ नहीं होता, जिसका कच्चा पक्का घर है, वो भी बारिश में गिर जाता है। किसी बूढ़ी माँ के पास सिर्फ उसका एक बेटा होता है, वो भी मर जाता है। और कहीं पे कोई इंसान बड़े से बड़े क्राइम करके अच्छी खासी लग्जूरियस लाइफ बिताता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि इंसाफ हमारी चाहत ज़रूर है, इंसानी कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन अस्तित्व को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।